हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर सेकंड और इसमें हम लोग अपने बाकी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने मनी का इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिकली कह सकते हो करेंसी का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइप्स, डिफ्लेशन और रीफ्लेशन के बारे में हमने चर्चा किया था। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ नोट इशू पढ़ेंगे और प्रिंसिपल्स हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ और भी टॉपिक्स जो आते जाएंगे हम उसे कवर अप करते जाएंगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उन्हें भी पता चल पाए। यहाँ पे सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीयूईटी पीजी एग्जाम, बेसिकली एमकॉम एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहां पे उन्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट एंड डाउट सेशंस। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है कोर्स, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाओ एग्जाम टाइम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ऐप को ओपन करने के बाद स्टोर सेक्शन में तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, वहां से तुम इसे इनरोल कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो चलो, सबसे पहले देखने वाले यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है ये चीज तो तुम्हें पता होगा ही, कि हमारा जो नोट है, इशू होता है, वो किस इशू होता है, बेसिकली प्रिंसिपल इशू होता है, ठीक है। बेसिकली नोट है वो इशू किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में। तो सबसे पहला आता है इसमें करेंसी प्रिंसिपल। करेंसी प्रिंसिपल हम सिक्योरिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रिंसिपल के अंदर हमें रिजर्व तैयार करने हैं। जितने भी हम लोग नोट्स इशू करेंगे उतने नोट्स के लिए हमें रिजर्व्स तैयार करने होंगे। और साथ ही साथ इसमें हमारा जो रिजर्व होगा वो 100% मेटालिक रिजर्व होना चाहिए। इट मींस अगर हमने 100 करें तो हमारे पास 100% भी होना चाहिए। लेकिन जब आती है बैंक जिसे हम लोग इलास्टिक यहाँ पे कुछ परसेंट ही हमें एज अ रिजर्व बनाकर चलना होता है। जब बात आती है करेंसी की तो वहां पे 100% एंड जब बैंकिंग की तो फ्यू परसेंट। क्लियर है? दोनों के नाम याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं मेथड्स ऑफ नोट इशू की, यहां मेथड्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिपॉजिट सिस्टम की। इस सिस्टम क्या होता है कि हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया की, दैट आरबीआई, तो यहाँ जितनी नोट इशू होगी सबके उसे 100% बुल रखना। बुल मतलब गोल्ड का है और आपको 100% बैक रखना होगा। इसीलिए हम लोग फुल रिजर्व सिस्टम के नाम से भी, रिजर्व सिस्टम के नाम से भी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नोट्स इशू होंगे सब नोट्स का एक रिजर्व बना हुआ होगा। लेकिन जब बात आती है फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम की, तो इससे जो भी नोट्स इशू होंगे उसमें हम लोग रिजर्व्स तो तैयार करेंगे, लेकिन वो जो रिजर्व्स तैयार होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी तैयार होंगे। यहाँ पे वो भी जो भी रिजर्व्स होंगे वो गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में होंगे। लेकिन जब बात आई फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम की, तो यहाँ पे भी बैकअप बनाना है, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होंगे। होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होंगे। सच अमाउंट इज ऑन और सेंट्रल बैंक एंड हम के नाम से भी जानते हैं, जहां बैंक को 100% गोल्ड रिजर्व रखना होता है बियॉन्ड द फिडुशियरी लिमिट। मतलब सबसे पहले आपको बनाना है एक लिमिट, अगर कर दो तो उसके बाद जितनी नोट होंगे सब गोल्ड रिजर्व फॉर्म में बनेंगे। आप पहला में बात गोल्ड रिजर्व के फॉर्म में देखो, मैक्सिमम फिडुशियरी सिस्टम, यहाँ पे फिक्स्ड लिमिट था, यहाँ पे क्या मैक्सिमम है। इस सिस्टम के अनुसार एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जहां पे सेंट्रल बैंक जो होती है, हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी जो होती है, वो नोट्स इशू कर सकती है बिना किसी बैकअप के। मान लो एक लिमिट सेट कर दिया, इस लिमिट हमारी जो सेंट्रल बैंक है नोट्स कर सकती है बिना किसी बैकअप के, लेकिन उसमें वो 100% था लिमिट तक, लिमिट रखना होगा।
क्या हुआ, हम लोग बिना किसी एक लिमिट तक बिना किसी बैकअप के चलेंगे, उसके बाद हमें एज अ गोल्ड रखना होगा। फिर बात आई प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम की। इसमें देखो क्या होता है, इन दिस सिस्टम अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व रिमेनिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कुछ यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स के फॉर्म में होंगे, क्या मैंने बोला, गोल्ड रिजर्व फॉर्म में होंगे, और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो यहाँ किया जाता है वो जनरली के बीच में ये भारत से भी अप्लाई था। परसेंटेज डिटरमाइंड होता है, लिमिट नहीं होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिस्टम है। लेकिन जब बात आती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस सिस्टम में सेंट्रल बैंक जो है नोट्स इशू टू एनी बट मस्ट कीप अ स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे बोला आप कहीं तक भी लिमिट जो है आपका कुछ भी नहीं है, आप नोट्स इशू करो, लेकिन एक स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व सेट कर रहे हैं जो आपको रखना है गोल्ड और सिक्योरिटीज के फॉर्म में। अब इस अडॉप्ट किया था भारत के द्वारा 1956 जब सिस्टम को डिस्कार्ड किया था। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के सिस्टम है, एक बार जस्ट रिवाइज करो। पहला आता है यहाँ पे सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, दूसरा आता है सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा आता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, और पांचवा आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जो है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ये चार्ट तुम्हें विजिबल होगा, मैं मान कर सकता हूं। यहां पे बताया गया कैसे मॉनेटरी स्टैंडर्ड को बाइफरकेट किया गया टोटल 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट आता है यहाँ पे मेटालिक स्टैंडर्ड और दूसरा पार्ट आता है पेपर स्टैंडर्ड। अब देखो मेटालिक स्टैंडर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग पेपर स्टैंडर्ड क्या है, पेपर करेंसी क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेटालिक स्टैंडर्ड को देखते हैं कि इसके अंदर 2 बाइफरकेशन है, मोनोमेटालिज्म और दूसरा आता है यहाँ पे हमारा बायमेटालिज्म। मोनोमेटालिज्म के अंदर सिल्वर और गोल्ड आ गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड एंड गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड की। तो इसमें जो भी मॉनेटरी यूनिट, नाम से समझ पा रहे होगे, मेटालिक इट मींस मेटल का बना हो, मतलब मेटल्स के टर्म्स में उसे डिफाइन किया गया हो। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो मॉनेटरी मेटल के टर्म्स सिल्वर क्या है, ठीक है, मेटल। तो इसमें सबसे पहला क्या है, मोनोमेटालिज्म। मोनोमेटालिज्म का क्या मतलब है, जहां पे जो भी मॉनेटरी यूनिट जो होती है, मतलब जो हमारा मनी होता है, वो एक सिंगल यूनिट का बना होता है। सिंगल यूनिट का मतलब किसी एक मेटल से बना होता है। कर रखा उनके लिए जब दिए होंगे उस वक्त भी, बीकॉम एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी उन लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखा होगा। साथ ही साथ जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में मनी बैंकिंग था तो उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो मोनोमेटालिज्म क्या है, वैसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं। मोनोमेटालिज्म का क्या मतलब है, जब हमारा जो मॉनेटरी यूनिट है वो किसी एक मेटल से बना हो, या फिर जब हम उसे कन्वर्ट करें तो किसी वो एक मेटल में कन्वर्ट, जैसे कि या तो वो गोल्ड का बना हो या फिर वो सिल्वर का बना हो सकते हैं। ठीक है, ओनली वन मेटल यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मनी, जिसका मार्केट जो होता है फिक्स्ड बाय द क्वालिटी ऑफ मनी। लेकिन जब बात आती है बायमेटालिज्म की, तो नाम से समझ पा रहे होगे कि बाय मींस 2, मतलब हमारा यहाँ पे टोटल 2 मेटालिक स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड सिल्वर। ठीक है, मोनोमेटालिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो सिल्वर स्टैंडर्ड होता है। सिल्वर स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो सिल्वर स्टैंडर्ड में जो भी हमारे मनी होते हैं वो सिल्वर के टर्म्स में डिफाइन होते हैं। हमारा जो कॉइन का बना होता है और उसकी जो फाइननेस होती है, क्वालिटी होती है, वो सिल्वर के टर्म्स में डिफाइन की गई होती है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो सिल्वर हुआ करता था, सिल्वर में जब डिफाइन करेंसी, तो उस वक्त एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था।
सिल्वर स्टैंडर्ड जो थी बहुत सारे कंट्रीज में बहुत लंबे अरसे तक रही, और हमारे अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया सिल्वर स्टैंडर्ड 1835 से लेकर 1893 तक प्रिवेल किया था। अब अगर बात करूं गोल्ड स्टैंडर्ड की, तो गोल्ड स्टैंडर्ड भी एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मोनोमेटालिक स्टैंडर्ड का। यहां पे जो मॉनेटरी टर्म होती है वो गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन की गई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूके पहला कंट्री था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करा था इन द 1816। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले भी इसे अबेंडन करा था इन द ईयर 1931। अडॉप्ट करने वाले भी ये पहले थे, हटा भी ये पहले थे। फिर जर्मनी ने अडॉप्ट किया इन द ईयर 1873, फ्रांस 1878 और यूएसए 19। धीरे धीरे ये करेंसी जो थी ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गई डिफरेंट कंट्री से, और कंप्लीटली 1936 में पूरे वर्ल्ड के द्वारा इसे अबेंडन कर दिया गया। मतलब कोई भी कंट्री अपने करेंसी को गोल्ड के फॉर्म में नहीं रखती है। क्लियर है? चलो, अब कुछ प्रकार हो जाते हैं, इट मींस कुछ टाइप्स हो जाते हैं किसके, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के। उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अब देख लेते हैं। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ये सबसे पहला देखो टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड में पहला कौन सा है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में होता है। बहुत इजी शॉर्ट टर्म्स मैंने लिख रखा है। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये एक ऐसा पेपर मनी है अंडर दिस टोकन और पेपर मनी सर्कुलेटर जिसको कि हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट, यहाँ पे टोकन है। इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ ऐसे टोकन्स और कुछ ऐसे पेपर मनी सर्कुलेट किए जाएंगे जिसको कि हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया हमारे भारत के लिए 26, और सिस्टम हटाया गया था। इसमें टोकन्स और पेपर मनीज को जो भी सर्कुलेट करते हैं इकोनॉमी में, उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें, गोल्ड करेंसीज में, गोल्ड में कन्वर्ट कर पाते हैं। दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटेन एंड इंडिया इन द ईयर 1925, लेकिन फिर इसे रिजेक्ट कर दिया गया था इन द ईयर 1926 में। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। फिर तीसरा हमारा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इसमें क्या बोला गया, अंडर दिस नाइदर गोल्ड मनी नॉर इसे कन्वर्ट, लेकिन आप इन्हें उन कंट्रीज के करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि गोल्ड पे बेस्ड है। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी करेंसी जो होंगी वो गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ड होंगी। तो स्टैंडर्ड में बोला गया कि ये एक ऐसा गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप इसे सर्कुलेशन में ले सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये जो भी फॉरेन कंट्री की करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, गोल्ड पे बेस्ड है, उनके करेंसी में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो भारत में गोल्ड सिर्फ फॉरेन पेमेंट के इस्तेमाल था। फिर चौथा आया गोल्ड रिजर्व। ये एक रिवाइज्ड फॉर्म है किसका, गोल्ड स्टैंडर्ड का। ये क्या है, एक रिवाइज्ड फॉर्म है गोल्ड स्टैंडर्ड का, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हमारे जो एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन बेसिकली होता है जब फॉरेन एक्सचेंज की बात आती है तब उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको चेक करना। इस स्टैंडर्ड को 1930 किया गया था। फिर पांचवा आ जाता है हमारा गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, ये आईएमएफ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इसमें जितने भी आईएमएफ कंट्रीज होते हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस या कह सकते हो ट्रेड ऑफ इंडिया में देखेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। आईएमएफ के कंट्रीज होते हैं वो चीज को डिसाइड करते हैं, और हर एक मेंबर को यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना होता है, और एक्सचेंज रेट में यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। चलो अब बात कर लेते हैं पेपर मनी की। तो पेपर मनी क्या है, ये एक नोट है जो एक स्पेशल टाइप के पेपर पे प्रिंट होता है, जो कि इशू करता है, जो कि इशू किया जाता है, ऑफिसर जो होता करता है कि ये आपको वैल्यू पे करेगा। देखते हो ना कि मैं अदा करता हूं इतना करके, ऐसे से कुछ लिखा रहता है नोट्स पे। इसे हम लोग मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं और क्रिएटिव स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। पेपर करेंसी को हम किसी भी मेटल में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, तो ये एक नॉन कन्वर्टेबल टाइप का मनी होता है। कभी कभी इसे हम लोग फियाट स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। चाइना पहली कंट्री थी जिसने पेपर करेंसी को अडॉप्ट किया था, और बैंक ऑफ बंगाल ये पहला बैंक था भारत का जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था इन द ईयर 1806। क्लियर है ये चीज? चलो अब अगर बात करें तो ये जो करेंसी सेंट्रल बैंक करती है, अनलिमिटेड होता है, करेंसी नंबर्स जो होते हैं करेंसी के वो उस पे प्रिंट होते हैं। प्रॉमिस रहता है कि ये पे किया जाएगा और पे
साइन दिया हो। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ पेपर मनी। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ पेपर मनी तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इतना डिटेल मेंशन नहीं किया गया है। तो चाहो तो एक बार देख सकते हो, कुछ ज्यादा यहाँ पे खास बातें नहीं की गई हैं। चलो, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ये एक पहला स्टेज होता है पेपर मनी। यहाँ पे 100% गोल्ड का एज अ रिजर्व रखा जाता है। गवर्नमेंट के गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइप है। मतलब गैप है ना, ठीक है। मेन एम होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी का जो वैल्यू है उसके डिप्रिसिएशन को चेक करना, क्या उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, ये सारी चीजें। तो एक बार देखो यार, तुम इसे पढ़ लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्टेबल क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल क्या है, फियाट मनी एक बार देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो ये क्रेडिट जो टॉपिक है ना, ये लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल देख लो क्रेडिट क्या है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू बोरो मनी और ऑब्टेन गुड सर्विस नाउ विद द एग्रीमेंट टू पे फॉर देम लेटर। सर्विस तुम ही उठा रहे हो, पेमेंट की जब बात आई तो तुम पेमेंट बाद में कर रहे हो, लेकिन जब पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट के साथ साथ तुम भी दे रहे हो, खाली नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हो प्लस इंटरेस्ट भी दे रहे हो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्रेडिट। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है इकोनॉमी का, ये क्रूशियल कर enabling the individuals, business and governments to achieve their financial goals। समझ गए क्रेडिट क्या होता है। अब बात आती है कि क्रेडिट्स के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फाइनेंस करता है। एक्टिविटीज जैसे हमें बिजनेस को बढ़ाना हो, इक्विपमेंट परचेज करना हो, गुड्स, तो इन सब में हमें क्या करता है, फाइनेंस करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है। बिना क्रेडिट के हम लोग ये चीज अभी कर ही नहीं सकते। और अभी के टाइम में जितने भी मेजर बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट पे ऑपरेट कर रहे हैं। जितने भी गुड्स के सेल होते हैं वो सारे ही क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में हो रहे थे, ना कि कैश ट्रांजैक्शंस में। दूसरा आता है स्टिमुलेटिंग कंजम्पशंस, मतलब क्या, credit or stimulate allowing individuals to make purchases they otherwise would not be able to afford। ये हमें खरीदने की एक परचेजिंग, अगर हमें कोई चीज कंज्यूम करना है, खरीदना है, खाना है, तो उसके लिए हमें ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट की मदद से हम लोग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकते हैं, फंड्स लगा सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में हो गए, हाईवेज, रोडवेज, एयरवेज, बहुत सारी चीजों में हम यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। जॉब क्रिएशन में मदद करता है, साथ ही साथ हमें वेरियस सर्विस भी करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सेविंग अकाउंट्स, सर्विसेज, सारी चीजें आ जाती हैं। अब कंट्री की अगर बात की जाए, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को। मतलब हमें कितना, कितनी मात्रा में चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, जब ये डिसाइड हो रहा था तो कुछ फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसे जान लेते हैं। सबसे पहला आता है मॉनेटरी पॉलिसी। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, सेंट्रल बैंक कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय इंटरेस्ट। सेंट्रल बैंक कैन मोर और लेस एक्सटेंशन फॉर क्रेडिट। अब हमारे सेंट्रल बैंक चाहे तो क्रेडिट को महंगा भी बना सकती है और क्रेडिट को सस्ता भी कर सकती है। ये टोटली उस पर डिपेंड करता है, कैसे करेगी वो, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके उसे महंगा कर सकती है और सस्ता कर सकती है। दूसरा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। द ओवरऑल इकोनॉमिक कैन आल्सो वॉल्यूम ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करूं तो बहुत ज्यादा डाउन लगा है, उसमें मदद करता है और वो जो फैक्टर होता है वो इफेक्ट करता है। फिर इन्फ्लेशन, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है जो कि इंपैक्ट करता है द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। राइजिंग प्राइस कैन मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू बोरो मनी। अगर इन्फ्लेशन क्रेडिट जो है वो कम है, वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। तो ये भी एक बेसिक फैक्टर हो जाता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन वो भी बहुत ज्यादा करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को। फाइनेंशियल सिस्टम एबिलिटी और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, क्रेडिट के वॉल्यूम्स को इन्फ्लुएंस करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें यहाँ पे समझना होगा। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो बैंक कैसे क्रेडिट बनाती है। बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अगर पैसा जमा में डिपॉजिट्स कर देते हैं, पैसे जमा कर देते हैं,
साथ ही साथ बैंक क्या करती है, डिपॉजिट को प्रोवाइड भी करती है, सेम टाइम वो लोन भी एडवांस करती है। डिपॉजिट उसने एडवांस किया और लोन भी वो देती है। मान लो मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बैंक के पास एक कस्टमर 1,000 रुपए डिपॉजिट करता है, तो बैंक को यहाँ पे 10% उससे उसका रिजर्व रखा होता है। इट 100 रुपीज वो रिजर्व रखती है, अकाउंट में स्टोर करती है, बाकी के वो जो 900 है वो उसे क्या लोन जिस व्यक्ति को लोन चाहिए होता है। अब देखो एक चीज समझना, बैंक कैश के फॉर्म में लोन नहीं देती है। बैंक जब भी लोन देगी वो उस बंदे का एक अकाउंट क्रिएट करती है और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है वो अमाउंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, लेट्स से कस्टमर एक डिपॉजिट कर रहा है 1,000 रुपए बैंक में, तो बैंक डिपॉजिट होल्ड की 10%, बाकी का जो वो कर है की तरह दे दिया है, को लोन मिलेगा वो इस पैसे क्रेडिट क्रिएशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक में दो प्रकार के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। पहला एक प्राइमरी डिपॉजिट होता है और दूसरा होता है एक एक्टिव और डेरिवेटिव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जब एक कस्टमर, जब बैंक क्या करती है, डिपॉजिट अकाउंट के नाम, क्योंकि चेक डिपॉजिट कर रहा है, तो बेसिकली उसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं होता है स्टॉक में, उसने जितना जमा किया वो हो गया। बाद में ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये क्रेडिट का काम करती है, मतलब कस्टमर ने अगर 1,000 रुपए डिपॉजिट किया तो इसी 1,000 रुपए हम भी प्रोवाइड करें। और वहीं अगर एक्टिव और डेरिवेटिव डिपॉजिट की, तो जब बैंक कुछ परसेंटेज, क्या मैं बोला, जब बैंक कुछ परसेंटेज उस डिपॉजिट का, प्राइमरी डिपॉजिट का रखती है अपने पास, द बैंक कैन यूटिलाइज द बैलेंस फॉर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस टू कस्टमर। एट द टाइम ऑफ मेकिंग लोन्स द बैंक सेम टाइम क्रिएट्स अ न्यू डिपॉजिट इनटू इट्स बुक इन अकाउंट। क्या मैंने बोला था, बैंक कभी भी हाथों हाथ पैसा नहीं देती है, वो एक अकाउंट क्रिएट कर देती है, एक सेविंग अकाउंट क्रिएट कर देती है, या फिर कोई भी अकाउंट क्रिएट कर देती है। तो एक्टिव और डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट से 100% है, जब 900 हम लोग देते हैं, ठीक है, तो उस अकाउंट को नाम दिया जाता है एक्टिव और डेरिवेटिव डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बैंक यहाँ पे दे रखा, बैंक ABCD है, बैंक पास 10,000 का यहाँ पर सबसे डिपॉजिट आया, बैंक ने कहा 10,000 का, मान लो जितना 2,000 बैंक ने उसे सब रखा आ गया, तो ये प्राइमरी डिपॉजिट और ये हमारा हो जाता है क्या, डेरिवेटिव डिपॉजिट। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्टिव। फिर इस 8,000 से उसके अकाउंट में बैंक ने दे दिया 6,400 होती है, 1,600 रिजर्व रखती है। 6,400 को यहाँ से 5,120 रुपए एज अ लोन देती है, 1,280 रिजर्व रखती है, और इसी प्रकार से बैंक जो है पैसे बनाती है, क्रेडिट क्रिएट करती है। ठीक है, समझ गए अभी तक जितने भी बातें मैंने तुम्हें बताई, क्लियर है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। कैसे RBI क्रेडिट कंट्रोल करती है। देखो, RBI के पास टोटल 2 मेजर्स होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसके थ्रू क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। क्रेडिट कंट्रोल में क्या आता है, पहला है रिजर्व रेशियो, दूसरा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरा आता है पॉलिसी रेट। रिजर्व रेशियो के अंदर कैश रिजर्व रेशियो और इक्विटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पॉलिसी रेट्स में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये चीजें आती हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स की बात सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आज क्या करना, इतना को पढ़ के आना, जितना भी अभी मैंने बातें तुम्हें पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। जिन भी बच्चों को CVT PG कोर्स करना है, जाकर जल्दी से फटाफट ज्वाइन करो, ज्यादा लेट मत करो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे कोर्स अवेलेबल है डिटेल लेक्चर्स के लिए। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।